हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्ण। देखिए कल टेस्ट हुआ था आपका, तो सब लोग कह रहे थे कि सर अब की बार हम एकदम सिंसियरली करेंगे तैयारी, पहली में ही सारा जोश ठंडा हो गया। मात्र 37-38 बच्चों ने टेस्ट दिया है, केवल करीब 540 स्टूडेंट्स में से। अब देख लीजिए क्या सिचुएशन है। अब आप सोच लो, मेरे को कहना नहीं पड़े, और जो स्टूडेंट्स बढ़ करके बात कर रहे थे कि सब हम इनाम लेकर के दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, तो उन लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया। तो देख लीजिए कहाँ है, क्या कर रहे हैं आप लोग। क्यों एडमिशन लिया अपने आप को पूछिए, क्यों एडमिशन लिया हमने अपने आप को पूछो जरूर। क्यों हमने फीस जमा करवाई, घर वालों ने इसीलिए एडमिशन करवाया आपका, इसीलिए पैसा दिया आपको घर वालों ने। चलो कोई बात नहीं भाई, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो, मैंने तो पहले दिन ही कह दी थी ये बात आपको, फिर भी आपको अभी कुछ नहीं है तो भाई मैं क्या बताऊं आपको। वैसे पहली रैंक रही है श्रवण कुमार के 23.75 मार्क्स हैं 25 में से, उनको बहुत बहुत बधाई। उसके बाद राहुल नेहरा 21.75, प्रांशु शर्मा 20.75 थर्ड रैंक पर। जितने स्टूडेंट्स दिया है जिन लोगों ने, उनमें से ये 3 रैंक मैंने बता दी है। जो अर्थमेटिक वाला पेपर है उसमें 38-39 के लगभग या 40 के लगभग बच्चों ने दिया है। चलो खैर, जिसने नहीं दिया वो दीजिए एग्जाम, पूछिए अपने आप को कि मैं कहाँ हूं, क्या करना चाह रहा हूं। अभी एकदम इजी पेपर ही बना रहा हूं मैं, और धीरे धीरे उनका लेवल भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो तैयार रहे उस चीज के लिए। अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो मतलब कुछ नहीं है भाई। और एग्जाम की जो डेट है वो भी अनाउंस हो गई है, इसलिए एकदम युद्ध स्तर पर लग जाए। आपको कुछ रोज रोज मेरे को कहना नहीं पड़े उल्टा सीधा। चलो आज हम कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो हमने अब तक पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाए, इसलिए वो क्वेश्चंस हम करेंगे। हालांकि वैसे मैंने एग्जांपल्स काफी दिए थे आपको, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो देखो जी, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएं, जो संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। ठीक है, हो गई बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अपने आप को सारी बातें पूछ लो, ऐसे नहीं आंसर आ गया भाई 2 आ गया बस पीछा छूटा। पीछा मत छुड़वाइए, आप पूछिए अपने आप को अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्या केवल और केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती हो, केवल और केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, वो कैसी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, अब ये प्रश्न तो ये पूछे, अब आप 50 क्वेश्चन पूछ लो इसको। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ऐसे ये संख्या दुनिया भर की है। दुनिया भर के क्वेश्चन अपने आप को पूछिए वो चीजें। जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें कई प्रकार के प्रश्नों में और दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, तो अपने आप को प्रश्न पूछिए, पीछा मत छुड़ाना। ठीक है, अगर आप पीछा छुड़वाओगे तो मैथमेटिक्स भी आपसे पीछा छुड़वा लेगी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने टेस्ट में पीछा छुड़वा लिया, टेस्ट देना ही नहीं पड़ा, बात ही खत्म। ठीक है, अब टेस्ट हो दे, जबकि टेस्ट का 1 घंटे का टाइम दिया था कि भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआती स्टेजेस से खूब टाइम दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कि भाई एक बार सीखे तो सही,
टाइम तो बाद में कवर कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो टाइम खूब दिया था, जानबूझ करके दिया था कि भाई कवर कर ले, लेकिन कुछ लोग तो पहले युद्ध से पहले मैदान छोड़ गए। तो मैदान मत छोड़िए, लड़ करके छोड़िए, नहीं तो मतलब कुछ नहीं निकलेगा। चलिए हंसते मुस्कुराते तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या बोला, एक सुंदर सा सवाल है, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, संसार की सारी अभाज्य संख्या बैठ करके योग करके देख लिया इसने, योग क्या है x। फिर उसने विषम अभाज्य संख्याओं का योग भी किया, वो है y। सम अभाज्य संख्याओं का योग x है और विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, y है। तो ये पूछना चाह रहा है भाई साहब कि x माइनस वाई की वैल्यू बताओ। तो संसार की सारी अभाज्य संख्याओं में से विषम अभाज्य संख्या घटा दोगे तो सम अभाज्य संख्या बचेगी केवल। सारी अभाज्य संख्याएं जो है उनमें अगर विषम अभाज्य संख्या घटा दो कौन सी बचेगी, सम अभाज्य संख्या बचेगी। और सम अभाज्य संख्या केवल क्या है, 2। इसका सारी संख्याओं में अगर विषम घटा दोगे तो केवल 2 बचेगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या जाएगी, 2। किसी को लगेगी थोड़ा लिख करके बता दो, तो लिख करके देख लो। x है सारी अभाज्य संख्या, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 ये है। और इसमें से घटाना है किसको, विषम घटाना है। 3 + 5 + 7 + 11 + 13 17 जो भी हो सारी घटा लीजिए। तो देखो ये 3 इस 3 में से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, 7 ये कट जाएगा। तो आगे वाली संख्या जैसे सारी की सारी कट जाएंगी, केवल कौन बचेगा जी, 2। इसलिए अभाज्य संख्या कितनी बचेगी, 2 बचेगी। हो गई बात क्लियर, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अनंत तक जाएगी। ठीक है, आपको पता है माइनस की जो संख्याएं हैं जो छोटी दिखाई देती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखाई देती है वो छोटी होती है। तो ये माइनस की संख्याएं, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है, तो सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। इसका ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी पूछ लेता तो जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ भी ले तो फिर माइनस अनंत बोलना पड़ेगा आपको। वैसे क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि अनंत कोई संख्या होती नहीं है दरअसल। ठीक है, तसल्ली के लिए पूछा जाता है, तसल्ली के लिए बताया जाता है। ठीक है, अनंत कोई संख्या नहीं होती। जानता है क्या कोई अनंत क्या होता है, अपने आप को पूछ लिया करो कभी। चलो अगला सवाल देखिए, 3 अंकों की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखो ध्यान दीजिए, 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से, कहां तक है जी, 999 तक। प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी है, तो देखो 100 से लेकर 999 तक कितनी हो गई, 999 में घटाना है। कहां से है भाई साहब, 100 से है। इसका मतलब उसको घटाओ जिसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है, 99 तक की संख्याओं की जरूरत नहीं है। 99 तक की संख्या घटा दीजिए, 299 में 99 घटा दें, क्या बचेगा, 900 बच गया। तो कितनी संख्या है भाई साहब, 900 संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या है, 900। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो पूर्ण संख्या बोला है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो भाई साहब 3 अंकों की संख्या में 0 का कोई रोल नहीं है, समझ गए बात को, तो इसलिए ये 900 ही आएगा। और 3 अंकों की प्राकृत संख्या पूछता तो भी 900 ही आता। प्राकृत संख्या भी वही आएंगी 100 से लेकर 900। हाँ, अगर पूर्णांक संख्या पूछ लेता, इंटीजर्स पूछ लेता, तो 900 संख्या प्लस की होंगी और 900 संख्या माइनस की, 900 संख्या प्लस की और 900 संख्या माइनस की, इसलिए संख्या हो जाएंगी 18। तो अगर 3 अंकों की पूर्णांक संख्या अगर पूछे तो आ जाएंगी 1800। ठीक है, 18 बोल दिया शायद मैंने, तो 1800 जाएगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो अपने आप को आलोचनात्मक अध्ययन करते रहिए। एक बात पूछिए, 5 बात आप अपनी तरफ से अपने आप को पूछो। ठीक है, चीजें अपने आप ही क्लियर होंगी। लेकिन यार जैसे तैसे ये आया क्यों, दूसरे पचड़े में बड़े, पूर्ण संख्या पूछिए, आ गई बस, मैं पूर्णांक संख्या या प्राकृत संख्या बोल करके क्यों नाटकबाजी करूं।
तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, प्यार से सुनिए, तसल्ली से करना। चलो और देखिए और सुनिए बात, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए ध्यान दीजिए, बात को सुनो। ये ऑप्शन गलत बन गया है, यहां पर 11 है। तो 11 जो है वो तो कैसी संख्या है? परिमेय बोल सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11 बटे 1 लिखा जा सकता है। ये 22 बटे 7 ये भी p बटे q के रूप में, जो p बटे q के रूप में नहीं हो, ये 11 था ध्यान रखना, तो 11 बटे 1 है तो p बटे q के रूप में, ये भी p बटे q के रूप में और ये भी p बटे q के रूप में। कुछ लोग जीरो को लेकर ये ऑब्जेक्शन है, तो हमने वैसे खूब चर्चा करी है पहले, जिनको मालूम नहीं है वो पिछले वीडियो देख करके क्लियर करें चीजों को। बाकी बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, बात ये है बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि ये है पाई, पाई की जो वैल्यू होती है वो होगी 3.1415925 ऐसे कुछ है, ठीक है। अच्छा तो ध्यान दीजिए, समझिए बात को, ये जो दशमलव है ये अनावृत्ति एहसान दशमलव यानी इस प्रकार का दशमलव है जो रिपीट नहीं होता, इस प्रकार का दशमलव है जो रिपीट नहीं होता, ठीक है। हाँ तो इसलिए इसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बाकी इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगी। तो अपरिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी? ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं, ये अपरिमेय संख्या जो पूछा है वो है, ठीक है। और इसका आंसर भी मैंने उस समय दे दिया था कि कुछ लोग कहेंगे साहब पाई की वैल्यू तो 22 बटे 7 होती है। देखिए पाई की वैल्यू 22 बटे 7 जो है वो दरअसल होती नहीं है, लगभग 22 बटे 7 ही होती है, एग्जैक्टली 22 बटे 7 नहीं होती, ठीक है, एग्जैक्टली इस प्रकार से होती है। चलो ये लंबी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर किसी को लगे कि भाई मेरे को खटक रह रही है तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या जहां पर आपको पढ़ाया था उन वीडियो को वापस देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। चलो नेक्स्ट, 0 2 3 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़ी संख्याएं वो होंगी जिनका पहला डिजिट बड़ा होगा, फिर दूसरा उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा डिजिट है 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 0। तो सबसे बड़ी तो ये हो गई, और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटी तो सबसे छोटी 0, फिर 2 3 और 5, तो ये हो जाएगी क्या सबसे छोटी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हो गई क्या दिक्कत आ रही है? ये नहीं होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। ये तो 235 है, ये 4 अंकों की कहां हुई? आप कहोगे 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, तो ये 4 डिजिट की नहीं मानी जाएगी। अगर कोई भ्रम में है तो मत रहना बिल्कुल भी। तो फिर क्या करें? तो छोटा तो लेना ही, छोटा ये वैल्यू नहीं रख रहा तो इसको इधर रख दो और इसको इधर रख दो, यानी 2035 कर लो, ठीक है। अब पूछ रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर क्या है? 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 11 में से 3 जाएगा 8, फिर 12 में से 2 में ये तो 2 बच जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा 5 में 2 जाएगा 3, 3285। ऐसे नहीं घटाना है, मैं भी आपके तरह लग जाता हूं कैलकुलेशन करने में कई बार, तो ये केवल तसल्ली के लिए करवा दिया आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरुआती सवाल है। अगर ये पूछता योग तो जोड़ लेना, गुणा पूछता तो गुणा कर देंगे, भाग पूछे भाग कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल सुंदर सा सवाल। 9, ये जो संख्या दे रखी है आपको 97,48,743, उसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है?
तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि भाई स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान क्या होता है? तो जो मान स्थान के कारण से हो, जो वैल्यू स्थान की वजह से हो, उसको स्थानीय मान बोलते हैं। जो वैल्यू स्थान के कारण से हो, स्थान की वजह से हो, उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। जैसे आप इसको बोल रहे हो 543, 543, ध्यान दीजिए। तो इस 5 को आपने क्या बोला? 500 बोला। इस 5 को क्या बोला? 500। अगर यहां पर मैं ये लिख दूं तो अब की बार क्या बोलोगे? अब की बार बोलोगे 5434, ये बोलोगे। तो यहां तो इसी 5 को 5000 बोल रहे हैं, जबकि यहां पर इसी 5 को 5 बोल रहे हैं। अगर ये संख्या ऐसे है तो यहां पर इसको क्या बोल देंगे? 50,000। या फिर एक और ले लो तो यहां पर ये 5 लाख हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो यहाँ 5 लाख बोल रहे हैं, उसी 5 को यहाँ 500 बोल रहे हैं, उसी 5 को यहाँ 5000 बोल रहे हैं। तो दरअसल स्थान की वैल्यू, स्थान की वजह से जो वैल्यू आ रही है, तो स्थान की वजह से जो वैल्यू है, आप गिनते होंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, ऐसे चलते चलते चले जाएंगे। ठीक है। तो स्थान के अकॉर्डिंग जो मान होगा वो स्थानीय मान होता है। और सकल, फेस, सकल देख के कारण से जो मान होता है वो होता है जातीय मान। ठीक है। सकल की वजह से जो मान होता है, फेस की वजह से जो मान होता है वो तो जातीय मान। जैसे यहाँ पे आपको ये 5 दिख रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन यहाँ पर आप इसको 5 लाख बोल रहे हो, यहाँ पर 500 बोल रहे हो, यहाँ पर 5000 बोल रहे हो। तो 5000, 500 और 5 लाख तो स्थानीय मान, लेकिन हर जगह 5 है, ये इसकी जातीय है, ये इसका जातीय मान है, इसकी फेस वैल्यू है। क्लियर है बात? तो एक तो होती है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थान के अकॉर्डिंग वैल्यू। ठीक है। और एक होती है फेस वैल्यू, शकल देख करके बता रहे हो आप, तो शकल से तो 5 ही लग रहा है ये, लेकिन कहीं आपने 5 लाख बोला, कहीं 5000 बोला, कहीं पर आपने 500 बोला। समझ गए बात को? अच्छा, ये नाम आएंगे। तो देखो इसने क्या बोला, मैं तो अलग ही फैला गया। सवाल जो है वो देखिए वापस से। तो इसने बोला है 7 का स्थानीय मान जो है उसका अंतर क्या है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये तो 7 लाख है भाई साहब। ये तो क्या है? 7 लाख। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, दूसरा वाला जो 7 है वो क्या है? सैकड़ा, मतलब 100, 700। तो ये तो 7 लाख और ये 700। अंतर पूछ रहा है तो घटा लो, अंतर पूछ रहा है तो घटा लीजिए, योग पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, गुणा पूछ रहा है तो गुणा कर लो, भाग पूछ रहा है भाग कर लो। हो गई बात क्लियर? बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो योग पूछ रहा है योग कर लीजिए, अंतर पूछ रहा है अंतर कर लीजिए, गुणा पूछ रहा है गुणा कर लीजिए। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी वाली बात है? अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात। 70 से छोटी कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी अभाज्य संख्याएं? आप कहोगे साहब आपने 25 तक बताई थी, 50 तक बताई थी, 75 तक बताई थी, 100 तक, 70 तक बताई नहीं। तो भाई साहब थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको भी लगाना है। तो 75 तक कितनी अभाज्य संख्या थी? 75 तक अभाज्य संख्या जो है 21 थी, लेकिन पूछा कहां तक है? 70 तक। तो 70 और 75 के बीच में अगर कोई आ गई है तो उनको आप हटा दीजिए। देखो 70 और 75 के बीच एक तो 71 आ रहा है, एक 73 आ रहा है, दोनों ही दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 71 और 73 है, वो दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है। तो 21 संख्याओं में इन 2 संख्याओं को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब कितनी संख्या बच जाएगी बताओ? 21 में से 2 जाएगी, कितनी बच जाएगी? 19। इसका मतलब है 70 से छोटी कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 19।
अब कोई बड़े प्यार से ये भी कह सकता है साहब क्यों 50 तक लेकर के फिर आगे के 20 वाले में बढ़ा देते, बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, क्यों नाराज हो रहे हो भाई इतना। देखो 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है बताओ, 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है बताओ, 15। 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15 है। और लेकिन 50 से 70 तक जैसे 53, 59, 61, 67, यही है। कितनी संख्या है, 4 संख्याएं। तो 50 तक 15, तो ये 4 और बढ़ जाएंगी, 15 और 4 कितनी हो जाएंगी, 19। और किसी से ये भी नहीं हो रहा तो भैया आराम से शुरू से लेकर अब 70 तक संख्याएं हैं वो आराम से लिख लो पहले तसल्ली से, और बाद में गिन करके देख लो। समझ गए बात को? अच्छा, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। यदि a और b विषम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी एक सम संख्या है? जो संख्याएं हैं दिख रहा है क्या ये भाई छोटे भाई ने बहुत बारीक बारीक लिख दिए हैं। विषम संख्याएं हैं, a और b विषम संख्याएं हैं, तो ये कह रहा है चार इनमें से सम संख्या कौन सी है? तो सम संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे सम आएगी, सम संख्या में सम घटाते हैं तो भी सम आती है, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगी, सम संख्या में विषम घटाएंगे तो भी विषम आएगी। फिर अगर सम संख्या को सम संख्या से गुणा करते हो तो सम संख्या आती है, सम संख्या को विषम से गुणा करें तो सम आती है। खूब चर्चा करी तीन के बारे में भी हमने, ठीक है। जिसको ये मालूम पड़ रहा है हड़बड़ाना मत, आराम से प्यार से करना। देखो विषम संख्याएं, किसी को पता नहीं अंग्रेजी वर्ड का चक्कर पड़ जाता कई बार, तो ये ओड है। सम संख्याएं जो है उसके लिए अंग्रेजी वर्ड है इवन। तो इनमें से इवन कौन सी है, सम संख्या कौन सी है देखना है। तो अगर आपको डायरेक्ट पता लग रहा है तो मैं बता दूं आपको, ये विषम और ये विषम, विषम में विषम जोड़ोगे सम संख्या हो जाती है, विषम में विषम जोड़ोगे सम संख्या। विषम को विषम से गुणा करे विषम, सम में विषम जोड़ोगे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। सम में विषम जोड़ोगे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। जबकि क्या चाह रहा है, सम, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है, विषम में विषम जोड़ोगे सम होगा, सम में एक घटाओगे क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो विषम नहीं चाहिए। सम, विषम में विषम जोड़ोगे सम, सम में एक जोड़ोगे वापस विषम हो जाएगी, ये भी नहीं चाहिए। विषम में विषम जोड़ोगे सम हो गया, विषम को विषम से जोड़ो विषम, लेकिन विषम का डबल करते हैं सम संख्या हो जाती है, सम संख्या में सम जोड़ोगे सब ये आएगा। अब भी कुछ लोग जो मैथ से खार खाए बैठे हैं वो कहते हैं क्या सम विषम है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या लफड़ा है क्या नहीं। जिनको नहीं आ रहा है वो घबराओ मत, एकदम प्यार से देखो सवाल को। ए और बी की दो छोटी छोटी वैल्यू मान लो, विषम बोल रहा है तो विषम मान लो, इसको भी एक मान लो और इसको भी एक, दोनों विषम संख्या हो गई। अगर कोई कहेगी यार दोनों को सेम थोड़ी मानेंगे, तो ऐसे कर लो भाई साहब, एक को एक मान लो दूसरे को 3 मान लो, ठीक है। और कोई खतरों का खिलाड़ी है कि साहब मैं तो इतनी सी छोटी संख्या मानूंगा, कि मैं तो बहुत बड़ी संख्या मानूंगा क्योंकि मेरा तो लेवल ही अलग है। तो अगर लेवल अलग है तो भाई साहब 5,14,95,917 मान लेना, मर्जी आए मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो देखिए सुनिए बात को, जैसे ए है, एक को आपने 1 माना, बी को 3 माना, फिर एक को 1 माना, बी को 3, ये गुणा, ऐसे है ये संख्या। 3 और 1 4, 3 एकम 3, तो 3 और 4 कितना हो गया 7। तो भाई साहब 7 तो विषम संख्या होती है, विषम होती है, इसका ये तो नहीं चलेगा। इसमें देखेंगे तो ये 1 है, ये 3 है, ये -1, 1 और 3 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये 3 भी विषम संख्या, इसका ये भी नहीं होगा। फिर ये 1 + 3 + 1, 1 और 3 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 विषम है, इसका ये भी नहीं चलेगा। इसका बचा हुआ अपने आप ही आंसर। कोई कहेगा क्या पता बचाओ भी नहीं है, तो चेक कर लो भाई, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 ऐसे कैसे लिख दिया, एक की जगह 1 और बी की जगह 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
कैसी संख्या बताओ? सम संख्या है। कैसी संख्या हो गई? सम संख्या। क्लियर है? कर लेंगे कैलकुलेशन। ऐसे प्यार से सोचना, आराम से कर लीजिएगा, कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। चलो और आगे देखिए, गिनती की पहली 200 संख्याओं को लिखने के लिए, देखो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। गिनती की पहली 200 संख्याओं को लिखने के लिए, यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 5 200 टाइपराइटर की कितनी बार दबानी पड़ेगी? समझ रहे हो क्या? जैसे 53 लिखना आपको, तो टाइपराइटर पर क्या दबाओगे? पहले तो 5 दबाओगे, फिर 3 दबाओगे। तो 53 लिखने के लिए कितनी बार दबाना पड़ा? 2 बार। अगर 147 लिखना हो तो क्या करोगे? कितनी बार दबाओगे? पहले 1 दबाओगे, फिर 4 दबाओगे, फिर 7 दबाओगे। कितनी बार दबाना पड़ेगा? 3 बार। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? तो ये करा है 1 से लेकर 200 तक सारी लिखूंगा भाई साहब, तो टाइपराइटर की है वो कितनी बार दबानी पड़ेगी, ये आप बताइए। तो कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। कैसे करना है आपको देख लीजिए। कितने डिजिट है? पहले स्टिकर से समझाया था। पहली बात, स्टिकर कितने चिपकाने पड़ेंगे नहीं पढ़ाया था क्या? अब की बार क्या स्टिकर का नाम नहीं बोला, इसने बोल दिया कितने डिजिट होंगे। एक ही बात है, कोई परेशान मत होना, आराम से तसल्ली से देखिए। तो देखो पहले तो सबसे पहले तो एक एक डिजिट की कितनी संख्या, ये देखो आप, एक एक डिजिट की संख्या भाई साहब 9 होती है। एक संख्या में एक डिजिट होता है, एक संख्या में एक डिजिट होगा तो 9 संख्याओं में 9 डिजिट हो जाएगी। एक संख्या में एक डिजिट तो 9 संख्याओं में 9 डिजिट। दो दो अंकों की कितनी संख्या हो गई भाई साहब? दो दो अंकों की संख्या हो गई 90। एक संख्या में 2 डिजिट तो 90 संख्याओं में हो जाएंगे 180 डिजिट। एक संख्या में 2 डिजिट तो 90 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 180 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। फिर 3 डिजिट की संख्या, तो अगर बात करें तो 3 डिजिट की भाई साहब 900 संख्या होती है। 3 डिजिट की कितनी संख्या होती है? 900। ठीक है, एक संख्या में 2 डिजिट सॉरी 3 डिजिट होते हैं। अच्छा 900 तो होती है, हाँ मैं बताना भूल गया। संख्या 200 तक की पूछी है आपको, लेकिन कहां तक पूछी है? अगर सारी होती है तब तो 900 सही है, लेकिन इसे पूछा कहां तक है? 200 तक। तो शुरू होते हैं 100 से, तो 100 से लेकर 200 तक हो जाएंगे। 100 से 200 तक कितनी संख्या हो गई भाई साहब? 101। डायरेक्ट ही पता लगना चाहिए। कोई कहे जी मेरे को डायरेक्ट पता नहीं लगता, मैंने डायरेक्ट पता लगाना बंद कर रखा आजकल। ठीक है, तो फिर क्या करें? 100 से चाहिए, इसका कहां तक नहीं चाहिए? 99 तक नहीं चाहिए। तो 200 में 99 जाएगा, क्या बचेगा भाई साहब? 101 बचेगा। कितना बच जाएगा? 101। तो एक संख्या में 3 डिजिट है, ध्यान देना, एक संख्या में 3 डिजिट है, तो 101 संख्या में कितने डिजिट हो जाएंगे? 101 से गुणा करें कितना हो जाएगा बताओ? 303 होगा। क्लियर है बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? 80 3 83 और 9 92 और 4 ये आ जाएगा 492। कितना हो जाएगा? 492। ठीक, क्लियर है बात? कोई परेशानी है तो बताइए। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए और तसल्ली से देखिए। 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? वही सवाल है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, कितने डिजिट चाहिएंगे? तो देखो एक एक डिजिट की बताओ कितनी संख्या होती है? 9। एक संख्या में एक डिजिट लिखना पड़ता है, तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट लिखने पड़ेंगे? 9 डिजिट लिखने पड़ेंगे। दो डिजिट की संख्या वैसे तो 90 होती है। कितनी होती है? 90, लेकिन 50 तक ही पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है पहली 2 डिजिट की संख्या होती है 10, तो 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक कितनी संख्या हो गई? 41। 10 से 50 तक कितनी संख्या हो गई? 41। एक संख्या को लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए होते हैं, एक संख्या को लिखने के लिए 2 डिजिट, तो 41 संख्या को लिखने के लिए 82 डिजिट हो गए। तो 82 डिजिट तो ये हो गए, 9 ये हो गए। 82 और 9 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 82 और 9 कितने हो गए? 51। तो इसका मतलब है 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? इसकी 51 अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। एक मुद्रक है, पब्लिशर है, पब्लिशर।
पुस्तक के प्रश्नों की संख्या 1 से आरंभ करता है और उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है, तदनुसार उस पुस्तक के कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी? थोड़ा प्यार से देखना क्या बोला है, ध्यान दीजिए। 1 से शुरू करता है, पेज जो बुक है उसके पेज नंबर कहां से शुरू कर रहा है? 1 से शुरू कर रहा है। कहां तक जाएगा मालूम नहीं, लेकिन टोटल कितने डिजिट्स का यूज किया है? 3189 डिजिट्स का यूज किया है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रश्न कितने हैं। देखो कुछ लोगों को हो सकता है प्रश्न पढ़ने में दिक्कत आए या समझने में दिक्कत आए, तो मैं बोल दूं आपको, पीछे 2 क्वेश्चन हमने सेम किए, वो दोनों क्वेश्चन और इसमें जस्ट उल्टा है, समझ लो आप। पिछले सवाल में क्या बोला था? 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कितने अंकों की आई? 91 अंकों की आवश्यकता होगी। अब ये बोल सकता है कि 91 अंकों का प्रयोग करते हुए 1 से लेकर कहां तक की संख्या लिख सकते हैं? 1 से लेकर कहां तक की संख्या लिख सकते हैं? ऐसे उल्टा पूछ रहा है आपकी बार। इससे पिछला जो सवाल था उसमें कहा था 200 तक की संख्या को लेकर कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो कितने अंकों की आवश्यकता थी? 492 की। ठीक है, 200 तक की संख्या को लिखने के लिए 492 अंकों की आवश्यकता थी। अब ये पूछ लेगा कि 492 अंकों का प्रयोग करते हुए 1 से लेकर कहां तक की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बात ये पूछना चाह रहा है इस सवाल में कि 3189 डिजिट्स का यूज करते हुए 1 से लेकर संख्या कहां तक लिख सकता है, क्योंकि जो बुक है उस पर पेज नंबर डाले, पेज नंबर जो डाले उसके डिजिट्स को काउंट किया, उसने डिजिट्स को काउंट किया तो कितने आ रहे? 3189। जैसे मान लीजिए 447 पेज नंबर लिखा, फिर 448 लिखा, 449 लिखा, तो इनमें डिजिट्स को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट किया उसने, और ऐसे सारे काउंट करा करके जो निष्कर्ष निकला वो बता रहा है कि 3189 डिजिट्स का यूज इसने कर चुका है। ठीक है, तो आराम से प्यार से जो बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो उसने एक एक डिजिट की संख्या लिखी होगी, तो एक एक डिजिट की संख्या भाई साहब कितनी होती है? 9 होती है। और एक संख्या में एक डिजिट होता है तो 9 संख्याओं में 9 डिजिट होंगे। एक संख्या में एक डिजिट होता है तो 9 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। फिर बात है 2-2 डिजिट की कितनी आएंगी? तो 2-2 डिजिट की जो संख्याएं हैं वो होती है भाई साहब 90। 2-2 डिजिट की संख्या होती है 90। एक संख्या में 2 डिजिट होते, एक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, 90 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे बताओ? 180 हो जाएंगे क्या? अरे भाई साहब जैसे 54 55 56 ऐसे तो लिखा होगा, तो एक संख्या में 2 डिजिट, 2 और 2 4 2 6 ऐसे 90 बार, तो 90 बार 2 2 90 बार जोड़ो कितना हो जाएगा? 180। फिर बोल रहा है 3-3 डिजिट की कितनी संख्या होंगी? 3-3 डिजिट की 900 संख्या होती है। 3-3 डिजिट की कितनी संख्या होती है? 900। एक संख्या में 3 डिजिट होते हैं तो 900 संख्याओं में डिजिट होंगे 2700। एक संख्या में 3 डिजिट होंगे तो 900 संख्याओं में कितने डिजिट हो जाएंगे? 2700 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब ये बता रहा है 3000 या 2700 के आसपास, लगभग तो पहुंच गए। अब आएंगे 4-4 डिजिट की, क्लियर है बात? तो 4-4 डिजिट की आएंगी, पहले 3-3 डिजिट की तो जितनी आनी थी वो सारी ले ली हमने। 3-3 डिजिट की जितनी आनी थी वो सारी ले ली, जितनी आनी थी उतनी सारी ले ली, मतलब 999 लास्ट होती है तो 999 तक ले ली। 3 डिजिट की 999 होती है लास्ट, वहां तक तो हम ले चुके। और वहां तक टोटल कितने डिजिट्स हो गए ये देखो आप, 9 और 0 कितना हो जाएगा? 9। 8 और 0 8, 1 और 27 28, 2889 हो गया। कितना हो जाएगा? 2889। देखिए वैसे मैंने आपको एक बात बता रखी है कि 2-2 डिजिट के जोड़ बाकी करने के लिए पेन नहीं चलाएं। जब भी जोड़े तो 2-2 डिजिट के एक साथ जोड़ना है, तो आपको वैसे जोड़ना ये चाहिए था, ये तो 0 है, 80 और 9 89, 27 और 128, ऐसे डबल डबल जोड़ा करो एक साथ। तो 2889 डिजिट्स का यूज हो चुका। कितने का यूज हो चुका भाई साहब? 2889 का यूज हो चुका, जबकि यूज होना 3189, इसका कितने का यूज होना बाकी है? तो
3189 है, उसमें से 2889 घटाएंगे तो आएंगे 300 डिजिट अभी भी बाकी है जिनको यूज में लेना। अब 300 डिजिट से कौन सी संख्या बनेगी? 300 डिजिट से बनेगी 4 डिजिट की संख्या। ठीक है, तो आप ये बताइए, अगर आपके पास 4 डिजिट ही बचते, केवल 4 ही डिजिट बचते तो एक ही संख्या बनती। 8 डिजिट बनते तो 2 संख्या बन जाती, 12 बचते तो 3 बच जाती। समझ गए क्या? अगर मान लो 400 डिजिट होते तो 4 डिजिट की 100 संख्या बन जाती। तो कितनी संख्या बनेगी? 4 का भाग देकर देखेंगे, 4 का भाग देकर के देखेंगे। तो 300 डिजिट है, तो 300 डिजिट है, तो 300 डिजिट से 4 डिजिट की कितनी संख्या बन जाएंगी? तो 300 में क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे, और 300 में जब आप 4 का भाग दो तो आएगा 75, यानी 75 संख्या और बनेंगी, 75 संख्याएं और बनेंगी। तो 999 संख्या तो बन चुकी, प्लस 75 संख्या और बनेंगी, मतलब संख्या हो गई 1074। संख्या कितनी हो जाएगी? 1074। ठीक है, इसका मतलब पुस्तक में 1074 पृष्ठ हैं। ठीक है, अच्छा वापस से सुन लो, सवाल उल्टा पूछा इसने। सवाल बोल रहा है कि 3189 डिजिट्स का यूज करके 1 से लेकर कहां तक की संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो मालूम नहीं है तुमने तो 3 डिजिट की तो एकदम आंख मूंद करके ले ली। एक एक डिजिट की 9 संख्या होती है, एक संख्या में 1 डिजिट होता है, 9 संख्याओं में 9 डिजिट होता है। 2 अंकों की 90 संख्या होती है, एक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, 90 संख्याओं की 180 डिजिट हो जाएंगे। 3 अंकों की संख्या 900 होती है, एक संख्या में 3 डिजिट होती है, 900 संख्याओं में 2700 डिजिट हो जाएंगे। टोटल डिजिट्स जो है वो आएगी 2889। कितना जाएगा? 2889। फिर 3189 में 2889 जाएगा, कितना बचेगा? 300 डिजिट बच गया। कितना बचाएगा? 300 डिजिट। अब 300 डिजिट से क्या बनाएगा? क्योंकि 3 अंकों को तो सारी संख्या बढ़ा चुका, अब बनाएगा 4 डिजिट की संख्या। तो 300 डिजिट से 4 डिजिट वाली कितनी संख्या बना देगा? 75 संख्या बना देगा। 300 में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, बाकी तो देंगे या और कुछ करोगे? 4 डिजिट बचते तो 4 अंकों की 1000 संख्या बन जाती। ठीक है, हाँ, तो 300 डिजिट बचे हैं, 4 डिजिट की कितनी संख्या बन गई? 75 संख्या। तो 75 संख्या और बनानी है, तो 999 तो बना चुके हैं, 75 और बनानी कितनी होगी? 1074। तो पुस्तक में पृष्ठों की जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 1074। अब एक बार साइड में रख दो क्वेश्चन को, आप ऐसे करके देखो, देखिए 1074 तक की संख्या लिखते हैं तो कितने डिजिट होते हैं? 1074 तक की संख्या लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज किया जाएगा? तो उल्टी साइड से करके देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 3189। तो आपको थोड़ा सा क्रॉस में भी बात समझ में आ जाएगी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को ये सवाल समझ में इजीली नहीं आता। तो उनके लिए मैं ये कहूंगा, अब आप ये समझने के बाद सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप ये 1074 मैंने बताया, तो आप प्रश्न ये समझ दो एक बार कि 1 से लेकर 1074 तक की संख्या के लिखने के लिए कितने डिजिट्स का यूज किया। तो पिछले 2 सवाल उस तरह करके देखिए। ठीक है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या आएगा, कैसे आएगा, और क्लियर भी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अच्छा चलो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़िए। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? लघुत्तम मतलब छोटी छोटी अभाज्य संख्या। तो छोटी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। इसमें तो कोई ज्यादा सीरियस सोचने का काम नहीं है। देखो इसने क्या बोला, 2.3, 2.5 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या बताओ। परिमेय बतानी है, ध्यान रखना। कैसे बतानी है? परिमेय। 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन तो 2.5 और 3 के बीच में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये 2.5 और 3 के बीच में है, 2.75। ये जो संख्या है ये भी है 2.5 और 3 के बीच में, तीनों ही संख्या है। अब बात है परिमेय है कि नहीं है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये तो शांत दशमलव है, टर्मिनेट डेसिमल है, तो शांत दशमलव तो परिमेय होता है। किसी को नहीं लगे तो आप पॉइंट हटा दो, बटे में 2 जीरो लगा देंगे। ये जो दशमलव है ये खत्म नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये देखना आप, ना तो खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है। जो दशमलव ना तो खत्म होता है ना रिपीट होता है, उसको अनावृत्ति अशांत दशमलव बोलते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए बात को? इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए परिमेय नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया भाई साहब, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। ये 2.5 और 3 के बीच में है, परिमेय भी है। ये परिमेय तो है लेकिन 2.5 और 3 के बीच में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म हो गया।
क्लियर है बात? अच्छा, फिर ये 2.5 और 3 के बीच में है या नहीं है? 2.5 और 3 के बीच में है, ये भी 2.5 और 3 के बीच में है। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, इसका 3 बार 0 लगेगा। 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसका मतलब 3 बार 0 लगेगा। 2 डिजिट है तो 2 बार 0 लगेगा, 3 डिजिट है 3 बार 0 लगेगा। इसका मतलब ये तो शांत दशमलव है, परिमेय भी है 2.5 और 3 के बीच में, ये ऑप्शन। ऐसे कई प्रकार के सवाल पूछे जाए तो आराम से प्यार से करिएगा, तसल्ली से करिएगा। देखो ये कह रहा है 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही है? ये कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या वो परिमेय है कि नहीं है? तो बस अगर जहां भी कंफ्यूजन लगे, पूर्णांक के बारे में बोल रहे हैं तो पूर्णांक कौन सी है? 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ये तो है पूर्णांक। तो ये सारी की सारी इनको परिमेय बोल सकते हो क्या? बताओ। ये बोला प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या क्या ये परिमेय है? तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही बात है, ये तो सही है भाई साहब। फिर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये तो है प्राकृत संख्या, तो क्या इनको पूर्णांक नहीं बोल सकते आप? पूर्णांक तो है ही। देखो ये रही, ये रही, ठीक है, तो ये भी सही है, गलत नहीं है भाई साहब, सही है ये भी। प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक है, तो प्राकृत संख्या जो है वो सारी सारी वास्तविक है। वास्तविक कौन सी होती है? जिनको संख्या रेखा पर लिख सको या संसार में जो वास्तव में हो, तो वास्तव में है, तो ये भी सही है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय। देखो वास्तविक कौन सी होती है, ध्यान रखना, वास्तविक ये सारी होती है। कौन कौन सी? प्राकृत संख्या वास्तविक होती है, पूर्ण संख्या वास्तविक होती है, पूर्णांक संख्या वास्तविक होती है, परिमेय संख्या वास्तविक होती है, और अपरिमेय संख्या वास्तविक, ये सारी की सारी वास्तविक है। अंग्रेजी वर्ड के लिए ये नेचुरल है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ये रेशनल है, ये इरेशनल नंबर। तो क्या बोला इसने? प्रत्येक वास्तविक, सारी की सारी वास्तविक हैं, वो परिमेय हैं। तो भाई साहब ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, बट ये परिमेय नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? रोंग हो गया। तो रोंग पूछे तो ये सही है, अगर राइट पूछे तो ये 3 सही है। राइट पूछे तो 3, ए बी सी 3 आंसर आएंगे, तीनों आएंगे। रोंग पूछे तो ये आंसर है, ठीक है। तो इसने कौन सा पूछा है? सही कौन सा नहीं है, रोंग कौन सा, तो डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने के लिए 2 का प्रयोग कितनी बार किया गया? इसकी बहुत लंबी चर्चा करी थी हमने, करी थी क्या लंबी चौड़ी चर्चा? 1 से लेकर 100 तक लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 20 बार किया जाता है। कितनी बार आएगा? 20 बार। एक बार मैं याद दिलवा देता हूं वापस से। देखो इकाई का अंक 20 बार आएगा, इकाई के अंक में 20 बार आएगा। देखो कहां आएगा इकाई का अंक 20 बार? 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92, इन सब में इकाई का अंक है। इकाई का गिना मैंने, दाई का नहीं गिना, ध्यान रखना। अब दाई के गिनोगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10 संख्याएं ये है, 10 है। आप कहोगे जी 22 2 बार लिख दिया, तो भाई साहब मैं इसमें इकाई गिन रहा था और इसमें क्या गिन रहा हूं? दाई गिन रहा हूं, ठीक है। आराम से गिन के देख लेना, तसल्ली से, वैसे मैंने गिन के बता दिया था। लेकिन ध्यान रखना, इस सवाल ने अगर थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी भाई साहब, तो थोड़ा सा प्यार से अलग से और सुन लेना। क्या? अगर ये बोल देता 100 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 आता है, 2 लिखा हुआ आता है, तो देखो ये संख्या 2 बार लिखी हुई है, इसलिए एक बार ही तो गिनेंगे 2 वाली संख्या, इसलिए संख्या कितनी हो जाएगी? 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा।
तो 19 ऑप्शन पहले से है, 20 भी है। आराम से सुनना, प्यार से सुनना, तसल्ली से सुनना, तब चीजें जाकर के क्लियर हो जाएंगी। चलो, 1 से लेकर 600 तक 6 कितनी बार आएगा? 1 से लेकर 600 तक 6 है, वो कितनी बार आएगा? पहले तो देखो, नॉर्मली तो सब 20-20 बार ही आते हैं। ठीक है, तो 100 तक 600 तक 6 सेक्टर हो गए। ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट तो 601 से आती है इसकी 6 की, 601 से 700 गवर्नमेंट तो आई नहीं, लेकिन लास्ट में जाते हैं 600 में जो फटा मारा इसने, एक बार एक्स्ट्रा आएगा। तो 20 बार तो हर में आता है, 20 का 120 और एक 121, कितनी बार आ जाएगा? 121 बार। अगर किसी को तसल्ली नहीं तो ऐसे देख लो, 1 से लेकर 100 तक 20 बार, 101 से 200 तक 20 बार, 201 से लेकर 300 तक 20 बार, 301 से लेकर 400 तक 20 बार, 401 से लेकर 600 तक 20 बार, 500 तक सॉरी, और 501 से लेकर 600 तक। अब की बार लास्ट में और आ गया, इसलिए 20 बार आने की बजाय 21 बार। लेकिन देखो, इतनी स्टाइल नहीं लगानी पड़े आपको। ठीक है, आराम से फुर्सत में हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी करें, उसमें गला काट सिस्टम चलता है। ठीक है, और मैंने 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा दिया था, तो आप मत सोचना इतना टाइम मिलेगा। फिलहाल आप लर्निंग स्टेज में, इसलिए टाइम दिया जा रहा है, इतना टाइम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, धीरे धीरे टाइम कम होता चला जाएगा। चलो, अगला सवाल देखते हैं। 500 से 700 तक 6 कितनी बार रहेगा? देखो जी, 500 में तो 6 है ही नहीं। 501 से लेकर 600 तक तो भाई साहब 21 बार आएगा, और 601 से लेकर 700 तक 119 बार आएगा। 119 और 21 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 119 और 21 कितना हो जाएगा? 140। तो कितनी बार हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात। 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सॉरी, 50 के। 50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 50 के अभाज्य गुणनखंड, 50 को जब तोड़ करके देखोगे, आपको बताया था 25 गुणा 2 लिख लेना। 25 को क्या लिख लोगे? 5 गुणा 5। ये सारी की सारी अभाज्य है क्या? ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, सारी सारी अभाज्य। कितने? 1 2 3। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। 50 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3। इसमें बहुत ध्यान रखना। एक, कई बार क्या है कि गुणा करते समय 1 भी लिख लेते हैं हम, फिर कहेंगे 4 हो गए भाई साहब, 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य, इसलिए 1 को अभाज्य की कैटेगरी में नहीं लेंगे। अगर ये बोल देता 50 के गुणनखंड, ना तो भाज्य बोला ना अभाज्य, इसका सारी आएगी। भाज्य है तो भी आएगा, अभाज्य है तो भी आएगा, कोई भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है वो भी आएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? 50 को आप लिख रहे हो 5 गुणा 5 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे, गुणा 2। इसके गुणनखंडों की संख्या होती है 3। आपको बताया था 1 बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? कि जो दिख रहा है उसके अलावा 1 का भाग उड़ जाएगा। इसमें भी 1 और बढ़ा दिया तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो जाएगा 3 दूनी 6। तो 50 के गुणनखंडों की जो संख्या है 6। गुणनखंड की पूछेगा तो 6, अभाज्य गुणनखंड पूछा तो कितनी है? 3। अच्छा, कुछ खतरों के खिलाड़ी वो सोचते हैं यार 6 इसका आधा हो जाएगा और क्या होगा। आधे आधे की बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं आधा हो, 5 गुना हो, 4 गुना हो सकता है दुगुना ही नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान। चलो और देखते हैं 60 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। 60 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो 60 के गुणनखंडों की क्या हो जाएगी? 60 को तोड़ लो पहले तो आप। तो 60 को देखो, आपको डायरेक्ट तोड़ना आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 10 गुणा 6। 10 को क्या लिखोगे? 2 गुणा 5। इसको क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे ऐसी कोशिश होनी चाहिए 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 डायरेक्ट लिखा जाए। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5। क्या पूछा है? गुणनखंड पूछा है, फैक्टर्स। कितने हो जाएंगे गुणनखंड? कितने हैं? 3। कितने हैं? 2। 1 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा। इसमें कितने हैं? 2। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और अगर आप भाज्य की पूछता तो 1 2 3 4, या वैसे गिन लो 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है। हाँ, कुछ दुगुना आधा वाला है वो, देखो वो तो 3 गुना हो रहा है, तो उस चक्कर में मत पड़ना दुगुना आधे वाले में। क्लियर हो गई बात? बताइए, कोई दिक्कत है तो? हो जाएगा काम। अच्छा, चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? 323 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो क्या करना है? एक 323 के टुकड़े कर लेंगे। तो 323 में देखो दें किसका भाग जा रहा है। तो 323 में किसका भाग जा रहा है? अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपको बताया भी था शायद, मैंने एक एग्जांपल पहले ले चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। 323 उससे जस्ट बड़ी संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, तो 323 से बड़ी संख्या 324 का वर्गमूल निकलता है। आप 324 में क्या घटाएं? 324 में 1 घटाएंगे तो 323 आएगा। अब दोनों का वर्गमूल निकल रहा है। 323 को 324 को आप लिख सकते हो 18 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। आपको एक बात बताई थी, दो संख्याओं का अगर वर्गमूल निकले और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। दो संख्याओं का अगर वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 18 प्लस 1, 18 माइनस 1, 19 गुणा 17। हो गई बात क्लियर? अच्छा, पहले कर चुके हैं और किसी को और कोई रास्ता बता दो, ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये हो गए, एक कितने हो गए? 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अगर इसने गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो 4 आती। गुणनखंडों की संख्या क्या आती? 4। कैसे 4? इसके भी 1 आता है, इसके भी, तो इसके गुणनखंडों की संख्या 2, इसके भी कितने? 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप चेक कीजिए पिछली वीडियो को, तो क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, 4 गुणनखंड कौन कौन से, अगर ये भी पता लगाना हो आपको तो भी पता होना चाहिए, ऐसे नहीं यार 4 आ गया होगा, आपको पता होना चाहिए, हर चीज का करके बताया आपको। 1 का भाग जाता है, 17 का जाएगा, 19 का जाएगा, 323 का जाएगा। गिन लो 4 है कि नहीं है, ऐसे तुक नहीं लगाना है। 4 है तो आपको गिनाने की कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ साहब मैं गिन के बता सकता हूँ। ठीक है, नहीं गिन के बता सकते तो मतलब नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली सवाल आएंगे वो नहीं कर पाएंगे फिर हम लोग। चलो आगे देखिए, 36 के गुणनखंडों का योग। अब की बार गुणनखंडों का योग पूछा है इसने। किसका पूछा है? गुणनखंडों का योग। 36 के आप टुकड़ों करोगे भाई साहब, 6 का स्क्वायर लगता है मेरे को। 6 को क्या लिख देंगे? 2 गुणा 3। ठीक, ये 2 घात इसके ऊपर भी लग जाएगी, इसके भी लग जाएगी। अब की बार गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछी आपको, क्या पूछा है? गुणनखंडों की संख्या, सॉरी गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग पूछा है तो क्या हो जाएगा बताओ? 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाएगा और 2 के स्क्वायर का। 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा और 2 के स्क्वायर का भाग जाएगा। इसमें 1 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा और 3 के स्क्वायर का जाएगा। ठीक, 4 2 6 और 1 7, 9 और 3 12 और 1 13, 13 7 51, 13 को 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? हो जाएगा काम। अच्छा, तो गुणनखंडों का योग हो जाएगा। और आपका मन होता है यार गुणनखंडों की संख्या भी ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है एक बार। तो गुणनखंडों की संख्या इसमें कितने होंगे? 3, 1 जोड़ देते हैं, इसमें कितने होंगे? 3 3 3 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9।
अगर आपको ये प्रश्न था ये नो कौन कौन से इनको भी आने दो। अच्छा हाँ, एक प्रश्न और, गुणनखंडों की संख्या विषम कैसे आ गई? विषम तो आती ही नहीं है कभी। कब आती है याद करो, देखें, परफेक्ट स्क्वायर में जिस संख्या का वर्गमूल कंप्लीट निकले, जिस संख्या का वर्गमूल कंप्लीट निकले उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होगी। ध्यान रखना, हमेशा क्या होगी? विषम। देखो आई क्या नो, और में नहीं आएगी। जिसका वर्गमूल कंप्लीट निकलता है जिस संख्या का, उसके गुणनखंडों की संख्या क्या रहेगी? विषम रहेगी। आपका मनो कि गिन के बताओ तो गिन लो। 1 का जाता है, 2 का, 3 का, 4 का जाता है, फिर 5 का नहीं जाता, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18 का जाएगा, 36 का जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9। पूछा नहीं है, आपके नॉलेज के लिए चेक करवाया केवल आपको, ऐसा नहीं कि बार बार ये करवाता रहेंगे। ठीक है, हाँ, आप अपने लेवल पर चेक करिए, आप अपने लेवल पर सारी बातें पूछ लो आप अपने आप को। ठीक है, लेकिन ये बातें मेरे को पूछनी पड़े ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, मेरे को नहीं पूछनी पड़े, आपको पूछ। 20 की घात 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 20 की घात 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो ध्यान दीजिए, 20 को लिखते हो 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 लिखते हो ना 20 को, और 4 को क्या लिख दोगे? 2 का स्क्वायर। 6 घात लगी हुई है, तो 6 घात जो है वो मैं आपकी बार तो लाइन चेंज कर रहा हूं, बाकी इसी में लिख देना आपको। ये 6 घात है, इसके ऊपर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी, तो 6 दूनी 12 और 5 की घात 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हैं? 12, इसमें कितने हैं? 6, कितना हो जाएगा? 18। किसकी? अभाज्य गुणनखंड, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। अगर आपको ये पूछे गुणनखंडों की संख्या, तब गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है? तो गुणनखंडों की संख्या पूछे तब आपको बस सीधी सी सिंपल सी बात है, कितने हैं इसमें? 13। कितने हैं? 13। एक और मिल जाता है, पता है ना आपको, 13 का भाग जाता है। इसमें कितने हैं? 7। 13 7 कर दो। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पर, जो लोग कंफ्यूज हो गए पीछे वाले वीडियोस को एक बार दोबारा देख लो। ठीक है, तो अपने आप पता लग जाएगा। आराम से, तसल्ली से, प्यार से देखिए। इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। अब देखो, सुनिए बात को, इसको क्या लिखोगे? 2 गुणा 3। घात में 333 है, तो इसके ऊपर भी 333 लग जाएगा और इसके ऊपर भी 333 लग जाएगा। 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3, 333 इसके ऊपर भी लगेगा और इसके ऊपर लगेगा। फिर 7 की घात 222। 8 को क्या लिखोगे? 2 की घात 3 लिख देंगे। 8 को क्या लिखोगे? 2 की घात 3, उसके होल घात 111, तो होल घातें गुणा हो जाएंगे। ये लो, होल घातें गुणा हो गई। क्लियर है बात? अच्छा, देखो जी, अब बाजी में तो डायरेक्ट जोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 333 ये हो गया, 333 ये 266 666 हो जाएगा। ये 333 गुणा 7 की घात 222, 333 और 111 333 ही तो होता है, तो 666 ये हो गया, इसका 333 ये 222। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 666, 333, 222 हो जाएगी बात क्लियर। 22 और 33 55, 55 और 66 121, हासिल 1, 1 और 6 7, 3 10 और 2 12, 1221 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? और अगर मान लीजिए गुणनखंडों की पूछता तो 667 गुणा 334 गुणा 223। ठीक, ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने बताया था आपको, तो वैसे आपको कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम है 60 के टुकड़े करो, ये नहीं है 27 तो सवाल है।
60, 60 को क्या लिख सकते हो, देखो 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60, तो चौक मतलब 4, 4 को तो लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 15 को क्या लिख सकते हो 3 गुना 5। ध्यान देना, अब ऐसे नहीं मैं सारी लाइनें लिख लिख करके बताऊंगा, अब धीरे धीरे लिखना बंद, सोचना शुरू, थिंकिंग प्रोसेस पर काम करेंगे तब होगा, ऐसे लिख लिख करके काम करेंगे तो थोड़ी चालू होगा। तो 60 को क्या लिखोगे 15 गुना 4, तो 15 तो ये रहा 4, ये 60 की घात 15 है तो इन सब पर 15 घात लगेगी, इस पर भी 15 लगेगी, इसके ऊपर भी 15 लगेगी, इस पर भी 15 लग जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर देखो 1.5 डेढ़ मतलब 3/2, ध्यान देना कितना, डेढ़ को 3/2 लिख सकते हो। किसी को लगेगी जी मैं तो नहीं लिख सकता, मैंने बंद कर रखा है ऐसे लिखना, तो भाई साहब पॉइंट को उठा देना, बटे में 0 लगा देना, पॉइंट को उठा देंगे बटे में 0 लगा देंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 आ जाएगा, वही तो बात है। 8 घात है वो इसके ऊपर भी लग जाएगी, इसके ऊपर भी लग जाएगी, पूरे पर 8 घात है तो इसके ऊपर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी। और 3.5 है, इसको 7/2 लिखोगे, 3.5 को क्या लिख दोगे 7/2, घात में 7 इसके भी और इसके भी, पूरे पर लगा हुआ है 3.5 को 7/2 लिख सकते हो आप। और तो 7/2 तो 7 के ऊपर भी 7 घात लगेगी, 2 के भी 7 लग जाएगी। देखो आराम से सुनो, तसल्ली से देखो, 8 और 7 15, 2 15 बार है भाई, 8 बार तो यहां पर है, 7 बार यहां पर, 15 बार हो गया, तो 2 15 बार है, जबकि यहां पर 2 30 बार था, यहाँ 15 बार यहाँ 30 बार, तो कितनी बार बचेगा 15 बार बचेगा, कितनी बार बच जाएगा 15 बार, तो 2 की घात 15 गुणा 3 की घात 15, तो ये 8, ये कितना हो जाएगा 23, फिर 5 की घात 15 गुणा 7 के साथ। तो अब बाह्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, काउंट कर लो, टोटल कर लो सबका, 15 + 23 + 15 + 7 कितने हो गए बताओ, 15 और 23 38 और 15 53 और 7 कितना हो जाएगा 60। वैसे अब बाह्य संख्या इसलिए आप ये जो कैलकुलेशन थी कौन सी वाली 15 और 8 23, इनको एक जगह नहीं करते, अलग अलग करते तो भी बाद में काम हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तो एक जगह करेंगे, क्योंकि अब बाह्य तो किसी दूसरे में मिलता नहीं, इसलिए अलग अलग जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर 23 नहीं बनाते, ऐसे करते 15 और 15 30 और 15 45 और 8 53 और 7 60, फिर भी 60 ही आएगा, क्लियर है बात। लेकिन गुणनखंडों की संख्या करेंगे तब यहां से ही करना पड़ेगा आपको। गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, केवल पैटर्न लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे 16 गुणा, एक और बढ़ा दिया 24 16 8, ठीक है। अच्छा कुछ लोग एक जगह इकट्ठा करे बिना अगर इसको ऐसे लिखे, कुछ लोगों को पता भी नहीं लगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्या नहीं करना चाह रहा हूं। अगर अब मान लीजिए कोई यहां से करना चाहता गुणनखंडों की संख्या, जैसे मैंने ये किया है, अगर यहां से करना चाहता तो 15 वाले का तो क्या कर देगा 16, ये भी 15 तो कितना कर देगा 16, फिर ये 15 इसका भी क्या कर देगा 16, फिर 8 का कर देगा 9 और 7 का क्या कर देगा 8। कोई ऐसे भी सोच रहा होगा आप में से, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ऐसे सोचना भी पाप है, ठीक है ना, ऐसे सोचना ही नहीं है। ये कैलकुलेशन कब करने, जब सबको एक जगह इकट्ठा कर ले, तो 15 और 8 23 एक जगह इकट्ठा था, इकट्ठा करने के बाद 23 हो गया था, अब 23 का हमने क्या कर लिया 24, ये सही आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, ये जो पैटर्न है ये बाजे में तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि अब बाजे में दूसरे के साथ मिलेगा नहीं हो, ठीक है, हाँ, लेकिन भाज्य नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ ध्यान रखना। चलो 180 में कितनी संख्याओं का भाग जाएगा, गुणनखंडों की संख्या पूछी है, जिन संख्याओं को भाग जाता है उन्हीं को गुणनखंड बोलते हैं, जिन संख्याओं को भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं गुणनखंड। तो केवल शब्दों का हेरफेर है, शब्दों को बदला है इसने, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 180 में कितनी संख्याओं को भाग जाएगा, तो पहले सबसे पहला काम तो है कि 180 को तोड़ लो आप, 180 को तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 18 गुणा 10, 18 को 2 गुणा 9 लिख सकते हो, 2 गुणा 9, 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, 10 को क्या लिखोगे 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 मतलब 2 का स्क्वायर, गुणा 3 का स्क्वायर, गुणा 5, ठीक है। अच्छा
कितनी संख्याओं को भाग जाएगा? कितने इसके अंदर? 3 संख्याओं को भाग जाएगा। कितने संख्याओं को भाग जाएगा? 3 संख्याओं का। इसमें कितनी संख्याओं को भाग जाएगा? 3 संख्याओं का। इसमें कितनी संख्याओं को भाग जाएगा? 2 संख्याओं का। समझ गए बात को? तो 3 3 9 दूनी 18। शायद ये एग्जाम्पल मैंने लिया भी था पहले, चलो खैर कोई बात नहीं है। तो कितनी संख्याओं को भाग जाएगा? 18 संख्याओं का। अगर आपको पूछे योग, तो योग पूछा जाए, पूछा नहीं है ये तो मैं केवल बता ही रहा हूं। योग पूछे तो क्या करना है? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का स्क्वायर, इसमें 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 का स्क्वायर, इसमें 1 का जाएगा और 5 का जाएगा। अगर योग पूछता तो ये करते। क्लियर है बात? काम आगे आपको करना है, ठीक है। ये बात मेरे लायक नहीं है, आपके लायक है। आपको सोचना मैं बोलूं या नहीं बोलूं, आप अपने आप को पूछ लो ये चीजें। जब तक आप अपने आप को नहीं पूछोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेंगे इनके। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, सुंदर सा क्वेश्चन है। 70 डिब्बे एक कतार में रखे हुए हैं। पहला व्यक्ति प्रत्येक डिब्बे में 1-1 रुपए डालता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2-2 रुपए डालता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3-3 रुपए डालता है। ज्ञात कीजिए कि 60वें डिब्बे में कुल कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 60वें डिब्बे में कुल कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो प्रश्न समझ में आ गया है क्या आपको? आपके पास आदमी है 70 और 70 ही डिब्बे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रश्न लिखने में गलती कर दी है। दरअसल ये हमारे पास फिलहाल टाइपिस्ट की व्यवस्था है नहीं, इसलिए वैसे हाथ से लिख लिख करके डाल रहे हैं चीजें। तो देखिए, ध्यान दीजिए, 70 डिब्बे एक लाइन में रखे हुए हैं और 70 आदमी हैं। आदमी भी कितने? आदमी भी कितने हैं? 70 ही है। आदमी भी 70 है और डिब्बे भी कितने? 70। ठीक है। अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है पहले आदमी को आ गया भाई तेरे को सारे डिब्बे में, हर डिब्बे में 1-1 रुपए डालना है। ये डिब्बे है, ये वैसे ये नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग में इमेज बन जाए आप। ये पहला डिब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये तो डिब्बे रखे हुए, ये आदमी है। पहला आदमी हर डिब्बे में 1-1 रुपए डालेगा। इसमें भी 1 डालेगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सब में 1-1 रुपए डालेगा। ठीक है। दूसरा आदमी क्या करेगा? दूसरा आदमी हर दूसरे डिब्बे में 2-2 रुपए, दूसरे में हर दूसरे, इसमें 2 रुपए डालेगा, फिर इसमें 2 रुपए, हर दूसरे में, फिर इसमें 2 रुपए डालेगा, फिर इसमें 2 डालेगा, फिर इसमें 2, फिर इसमें। समझ में आ गई बात? तीसरा आदमी हर तीसरे डिब्बे में 3-3 रुपए डालेगा। पहला, दूसरा, तीसरे डिब्बे, इसमें 3 डालेगा, फिर इसमें 3 डालेगा, फिर इसमें 3 डालेगा, फिर इसमें डालेगा, ऐसे। चौथा आदमी हर चौथे डिब्बे में 4 रुपए डालेगा, हर चौथे में, इसमें डालेगा, फिर इसमें डालेगा, फिर इसमें डालेगा, ऐसे। समझ गए क्या बात को? 5वां आदमी हर 5वें डिब्बे में 5-5 रुपए डालेगा। 6ठा आदमी हर 6ठे डिब्बे में 6-6 रुपए डालेगा। 19वां आदमी हर 19वें डिब्बे में 19-19 रुपए डालेगा। तो ये कहना चाह रहा है 60वां जो डिब्बा है उसमें कितने लोग रुपए डालेंगे और उसमें कुल कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, आदमियों की संख्या 70 इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, मान लेना, मैं बता रहा हूं अब आपको। ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, समझ लीजिए बात को थोड़ा सा। देखो, आपको समझ में आ गई होगी बात। 60वें डिब्बे में कौन कौन डालेगा? पहला आदमी तो सब में डालता है। ठीक है, थोड़ा सा सोचने के लिए बता रहा हूं, बाकी आपको डायरेक्ट आना चाहिए आंसर। 60वें डिब्बे में कौन डालेगा? पहला आदमी 1 रुपया डालेगा कि या नहीं डालेगा, बताओ? क्योंकि पहला आदमी तो पहले में डालता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में डालता है। दूसरा आदमी भी डालेगा। आप कहोगे क्यों डालेगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस सीरियल में आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 2 का भाग जाएगा ना। तीसरा आदमी, तीसरा भी डालेगा। तो 3, 6, 9 खुद के पाड़े में डालते हैं, कहने का मतलब ये जिसमें भाग जाएगा उसमें डालेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ठीक है। चौथा भी डाल देगा 4 रुपए, 5वां भी डालेगा 5 रुपए, 6ठा भी डाल देगा 6 रुपए, 7वां भी डाल देगा क्या?
कोई सोच रहे होंगे यार 6 सारे डाल रहे तो 7वां भी डाल देगा। 7वां नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? 7वां 7वें में डालेगा, 14 में डालेगा, 21 में डालेगा, 28 में डालेगा, 35 में डालेगा, 42 में डालेगा, 49 में डालेगा, 56 में डालेगा, और 56 के बाद सीधा 63 में चला जाएगा। 60 में मना कर दिया भाई साहब मैं नहीं डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कहने का मतलब भाग जाना चाहिए, सीधी सी बात है। गुणनखंडों की संख्या पूछी है इसने, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। ठीक है, मैं तो खोल करके बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ डेवलप करने के लिए, बाकी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फिर तो 7 का नहीं आएगा, 8 का भी नहीं डालेगा, 9 का भी नहीं डालेगा, 10 का डाल देगा। 10 की नोट डालेगा कड़क कड़क, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डाल देगा ना। फिर 12वां 13, 14, 15, 15वां 15 रुपए डाल देगा। फिर 20वां 20 रुपए डाल देगा, 30वां 30 रुपए डाल देगा, 60वां 60 रुपए डालेगा। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसने पहला प्रश्न पूछा था कितने लोग रुपए डालेंगे, तो कितने लोग रुपए डालेंगे भाई साहब? 12 लोग रुपए डालेंगे। फिर दूसरा प्रश्न था कुल कितना कलेक्शन हो जाएगा, तो कुल कलेक्शन कितना हो जाएगा? 60, 30, 90, 20, 110, 15, 25 और 12, 37, 10, 47, 47, 53, 5, 58, 4, 62, 3, 65, 2, 67, 168, 168 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ऐसे नहीं करना था आपको, कैसे करना था? गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। भाई भाग जाने वाले तो हैं, तो घुमा करके बात पूछिए, आपको पता लगता है नहीं लगता। तो ये तो समझ डेवलप करने के लिए बता दिया है मैंने आपको, बाकी करना है ऐसे। देखो ध्यान दीजिए, 4 × 12 × 5 = 60, ये होता है क्या? 2 का स्क्वायर 4 × 12 × 5 = 60। तो इसके गुणनखंड होंगे 3, 1 बढ़ा देते हैं। इसके कितने होंगे? अच्छा कुछ खतरों के खिलाड़ी हो, इसमें 3 को 1 कर देते हैं, 4 कर देंगे। इसमें नहीं, घात में 1 बढ़ाते हैं भाई साहब, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे? 1 और 1 2, इसके भी 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगी। क्या जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या हो गई 12। और गुणनखंडों का योग, इसमें 3 गुणनखंड है, कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है और 2 का स्क्वायर है। इसमें 1 और 3 है, इसमें 1 और 5 है, 4, 2, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 7 चौक 28, 28 का 168। हो जाएगी बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो गुणनखंडों का जो योग है 168, मतलब 168 रुपए मिले कुल मिला करके, और ये है 12। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज है आपको बुकलेट की जो पीडीएफ है वो डलवाई है, पहले तो एक बार पुरानी वाली बुकलेट की पीडीएफ ही डलवाई है, क्योंकि शुरू में वो क्वेश्चन झेलेंगे नहीं, इसलिए मैंने पुरानी वाली डलवाई है। ठीक है, उसमें ए पार्ट के सवाल मैं करवा रहा हूँ, बी पार्ट के सवाल आपको करने हैं साथ साथ। ठीक है, साथ साथ करते रहिएगा, जो दिक्कत है वो पूछिएगा। क्लियर है बात? चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगले पीरियड में।